तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह कर सकोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने से किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयल के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उसे बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही।
पिता ने कहा कुछ सोचकर। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3-3 संतानें होंगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब मैं आपको जितना ये अभी आधा हमने जो ये पाठ पढ़ा है, इसके अब मैं सार समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर बादशाह अकबर क्या होता है, उसके बाद बादशाह अकबर उससे उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद वो बताते हैं, वो अपना नाम अच्छे से अपना नाम बताता है। उसके बाद बादशाह अकबर कहते हैं कि क्या तुम मुझको नक्काशी का काम सिखाओगे? तो पहले तो वो मना करता है, फिर वो बाद में कहता है हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा। तो कहता है इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे लिए हथौड़े का और इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, सीधा फटाफट से जाता है और अपने पिता का जो सामान नक्काशी करने के लिए जो चाहिए होता है वो लेकर आता है और वो बादशाह अकबर को देता है। और फिर इतने में क्या होता है, वो पूछते हैं क्या आप ये काम कर पाओगे? तो कौन पूछता है? केशव पूछता है बादशाह अकबर से। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि मैंने एक बार मिट्टी का कुछ एक बर्तन बनाकर किसी की मदद की थी। क्या ये नक्काशी का काम उस काम से ज्यादा मुश्किल है? तो इस प्रकार वो समझाने पर वो तैयार हो जाता है कि बादशाह अकबर को ये काम सिखाया जाए। तो फिर वो क्या करता है, कोयला लेकर एक बहुत ही आसान एक डिजाइन बनाता है और बादशाह अकबर को उस पर हथौड़े से वार करने के लिए कहता है। तो लेकिन बादशाह अकबर बहुत जोर से वार करते हैं। तो इतने में वो उनको कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, आपने क्या है बहुत जोर से इसमें वार कर दिया है, इससे वो आपका जो जिसपे आप ये नक्काशी कर रहे हो वो टूट भी सकती है। तो इस प्रकार वो एक मतलब जैसे हम कुछ एक इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं, तो इस प्रकार से वो देता है जैसे हम किसी को सिखा रहे हैं, जैसे कोई ट्रेनर होता है। और वो कहते हैं कि जब आप ये नक्काशी कर रहे हैं तो अपनी आंखों को मीच कर रखें, क्योंकि जब हम ये नक्काशी करते हैं तो पत्थरों के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं ये हमारी आंखों में भी जा सकते हैं। तो वो जो केशव था 10 साल का बच्चा, वो भूल जाता है इस बात को कि मैं एक जो हिंदुस्तान का जो बादशाह है उसके सामने, यानी उसको मैं ये काम सिखाता हूँ। वो एक दोस्ताना भाव से अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे देखता है कि ये बच्चा जो 10 साल का केशव है, ये अपने काम में जो वो एक नक्काशी का कार्य कर रहा है, वो जो डिजाइन बना रहा है, वो उस डिजाइन में कुछ अपनी तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना रहा है। तो वो कहता है कि बेटा आप एक दिन बहुत बड़े फनकार, एक कलाकार बनेंगे और आगे में जब मैं बहुत सारे ऐसे मैं कारखाने बनाऊंगा तो वहां पर मुझे ऐसे बहुत बड़े बड़े फनकार चाहिए, शिल्पकार चाहिए, तो उस पर आपको भी मैं काम करने का मौका दूंगा। तो इस प्रकार जब वो कहते हैं तो जो केशव होता है उसका चेहरा क्या चमक उठता है इस बात को सुनकर कि मुझे बादशाह अकबर ने इस लायक समझा। और फिर क्या होता है, जो बादशाह अकबर होते हैं वो केशव का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं कि बेटा अपना काम तुम जारी रखो। फिर केशव बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं उनसे कि आप फिर आएंगे जरूर? तो कहता है हाँ बेटा, मैं फिर जरूर आऊंगा। फिर इसके बाद क्या होता है, केशव और जो उसके साथ के और कारीगर होते हैं उनके साथ वो जो बादशाह के साथ हुई बातें होती हैं उनके साथ वो अपनी मुलाकातों को
मुलाकात में क्या क्या बातें हुई वो उनको सबको बताता है। और इतने में रात हो जाती है। केशव बहुत थका हुआ होता है, उसकी आंखों में लेकिन नींद नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक उत्साह था कि मैंने आज एक बादशाह अकबर को नक्काशी सिखाई है। अब वो क्या करता है कि धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस जाता है और पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो इतने प्रसिद्ध हो गए हो तुम तो। क्योंकि देखो बादशाह सब जगह उसके जो कारीगर होते हैं सब क्या करते हैं, केशव की और बादशाह अकबर की बातों का मतलब बहुत चर्चा में रहता है ये। तो कहते हैं कि तुम तो बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। तो कहते हैं वो कहते हैं हाँ पिताजी, बादशाह सलामत ने मुझे क्या कहा है कि तुम तो एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। वो अपने सिर को पिता की बाहों में टिकाकर वो लेट जाता है और फिर वो कहते हैं कि हमारे जो बादशाह हैं वो बहुत ही नेक इंसान हैं। तो उसके पिता कहते हैं बिल्कुल सही। तो वो पिता और ये जो 10 साल का बेटा है, इन दोनों की वार्तालाप यानी बातें होती हैं। फिर वो बादशाह अकबर के बारे में कुछ वो पूछते हैं। तो उनके जो पिता होते हैं केशव को बादशाह अकबर के बारे में बताते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान थे। फिर वो साधु संतों फकीरों के पास जाते हैं, फिर उन्हें आशीर्वाद मिलता है। तो उनको क्या एक नहीं 3 संतानें होती हैं, जिनका नाम क्या क्या होता है, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव बहुत चहकते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार उन्हीं के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी सीकरी और ये नगर बनाए गए हैं। तो वो समझ आता है उनको कि हाँ बादशाह अकबर अपने पुत्रों के लिए और उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा था। इस प्रकार ये बातें करते करते केशव को नींद आ जाती है और यहीं पर ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।